वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने आज नया बजट पेश किया, जिसको लेकर के आज दिन भर काफी सरगर्मी रही। और इस बजट में उन्होंने डायरेक्ट टैक्सेस के बारे में क्या महत्वपूर्ण ऐलान किए हैं और उनका क्या असर कंपनियों पर, लोगों पर पड़ने वाला है, इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभय शर्मा जी हैं, जो शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के पार्टनर हैं। तो आइए एक बातचीत उनके साथ शुरू करते हैं। अ, अभय जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि आज जो बजट भाषण वित्त मंत्री जी ने दिया, उसमें डायरेक्ट टैक्सेस के लिहाज से आपको सबसे महत्वपूर्ण ऐलान क्या नजर आता इस साल का जो बजट है, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारे बदलाव आए हैं। बदलाव सीमित थे। अगर आप मुझे कोई एक बदलाव पूछे जो मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण था इस साल, वो ये था कि पूरा जो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर टैक्स करने का जो सरकार का मूव था, वो महत्वपूर्ण था। और इसके कई कारण थे। एक तो क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी जीनी है जो बोतल से निकल चुकी है। तो है? सरकार अब उसको अनदेखा तो कर नहीं सकती थी। तो तो इसलिए बेहतर था कि उसको एक फॉर्मल टैक्स स्ट्रक्चर के अंदर ले आए। कई लोग का कहना है कि टैक्स रेट जो अनाउंस हुई है वो शायद काफी ज्यादा है, और इसकी रेट कैपिटल गेन्स की रेट के आसपास 15% होनी चाहिए। मगर सरकार ने 30% टैक्स रेट का अनाउंसमेंट करा है। मगर जरूरी था। इससे ये सिग्नल जाता है कि अब सरकार ने किसी तरह, मतलब कि धीरे धीरे मान्यता दी है क्रिप्टो करेंसी को। और साथ में आप देखिए, नॉन टैक्स साइड में खुद जो ऐलान करा है कि आरबीआई भी अपना डिजिटल करेंसी अब लॉन्च करेगी। तो मतलब कि अब एक चीज तो निश्चित है कि अब ये जो क्रिप्टो करेंसी की जो बहस थी कि सरकार मानेगी नहीं मानेगी, आई आई थिंक अब वो बात अब पीछे छूट गई है। तो ऑन द होल ये सबसे, आई थिंक सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी थी क्योंकि ये दिस वाज स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ी अलग जरूर। अनाउंसमेंट थी। ये एक मान्यता तो दे दी है, लेकिन क्या लगता है कि थोड़ा बेमन से मान्यता दी है, या ये मैसेज देने की कोशिश की है कि हम इसे को अलाउ तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा सावधानी की जरूरत है, टैक्सेशन के रूप में, खास करके हाँ, जो मतलब लॉस देखिए, लॉस जैसे को मैंने आपको ऑफसेट बोला कि करने देखिए, का। जीन बोतल से निकल चुका था। हाँ। तो हाँ। सरकार के पास मेरे ख्याल से कोई और ऑप्शन नहीं था। रेट जैसे मैंने बोला बेशक थोड़ी हाई है अब, बट एक चीज का हमें, मतलब कि एक चीज और पे हमें गौर करना चाहिए। ये देखिए, पहली बार कोई ऐसा फ्रेमवर्क आया है क्रिप्टो करेंसी को टैक्स करने का। सरकार भी अगले एक साल शायद देखेगी, जहां उनको लगा कि मतलब कि सुधार का मौका है, अगर रेट कम कर सकते हैं, तो शायद वो मतलब कि अगले साल उस तरफ को एक मतलब कि कदम उठाए। मगर हाँ, इस साल जरूर टैक्स रेट। एक बहुत महत्वपूर्ण पहला कदम है दिशा, हाँ जी, पहला इस नई की। कदम। जरूर। अच्छा, दूसरा एक और काम जो सरकार ने किया है, कॉरपोरेट सरचार्ज में कटौती का, तो उसको आप किस रूप में देखते हैं, उस पर क्या आपकी? ये देखिए, एक तो उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स का जो ये सरचार्ज की जो कटौती की है, और कई जगह मतलब कि ना सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी होगी, कई जगह उन्होंने सरचार्ज को नीचे लाया है। हम्म। मतलब कि जरूरी भी था, क्योंकि अगर आप कैपिटल गेन्स का ही अगर आप मैं एग्जांपल लूं, तो उसमें क्या था कि अगर आप लिस्टेड शेयर को बेच रहे थे तो उसमें आपका सरचार्ज 15% था। अनलिस्टेड शेयर का आपका सरचार्ज 37% तक भी जा सकता था। तो कहीं ना कहीं मतलब कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं था। तो उसको मतलब की कोशिश करी है कि मतलब कि सब जगह से मतलब कि थोड़ी सी बेस सिमिलर हो सका टैक्स का। तो आई थिंक ये तो मतलब कि अच्छा कदम है, क्योंकि 37% सरचार्ज लगाना अनलिस्टेड शेयर्स पे, जहां पर सरकार स्टार्टअप्स की ओर इतना बल दे रही है, तो मेरे ख्याल से सरचार्ज कम करना जरूरी था। जरूर। एक तरफ ये सरचार्ज कम किया है, दूसरी तरफ जो फॉरेन कंपनी से मिलने वाले डिविडेंड के ऊपर जो रियायती टैक्सेशन था, उसकी जी सुविधा को 1 अप्रैल से अगले साल 2023 से हटाने की बात भी इसमें है। जी।
मगर देखिए, जो जो आप बात कर रहे हैं कि विदेशी कंपनियों से जो डिविडेंड आता है उसको अब पहले 15% की कंसेशनल रेट पे टैक्स दिया जाता था। मगर ये इसको आप अगर आप इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट समझना चाहते हैं तो पहले क्या था, इससे इससे पहले अगर इंडियन कंपनी भी डिविडेंड देती थी किसी को, तो देने के समय डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स लगता था जो कि 15% का था। सरकार ने वो हटा दिया। हटा दी। हटा दिया तो अब मुझे कोई इंडियन कंपनी डिविडेंड देती है तो मुझे उस पर पूरा टैक्स भरना पड़ता है। तो ये फिर से एक अनइक्वल सिचुएशन हो गई थी, जहां विदेशी कंपनी से डिविडेंड आ रहा था तो उसको उसके लिए सिर्फ 15% दीजिए, और अगर आपको देसी कंपनी से डिविडेंड आ रहा है तो आप 30% दीजिए। तो अब तो उसको 15 से ऊपर 30 करना नॉर्मल, मतलब कि नॉर्मल रेट ऑफ टैक्स पे लाना किसी हद तक तो लाजमी है। मतलब एक नाइंसाफी थी शायद, एक जिसको दूर करने की कोशिश की गई। हाँ, मतलब कि देखिए, अब आप ऐसे कह सकते हैं कि दूसरी तरफ 30 से 15 भी कर सकते थे देसी कंपनी के हाँ हाँ। विदेशी कंपनी के डिविडेंड को 15 से 30 कर सकते थे। सरकार ने चुना है कि उसको हम 15 से 30 कर देंगे विदेशी कंपनी के अब डिविडेंड। वो फिस्कल डेफिसिट भी तो कहीं मैनेज करना है। जी बिल्कुल, क्योंकि आप जैसे कि वो वित्त मंत्री ने बोला भी, हमारा फिस्कल डेफिसिट मतलब कि काफी कोविड के मारे खासकर काफी बढ़ चुका है। बढ़। टारगेट जो है 6.4% का, वो भी मुश्किल होगा। तो ये बूंद बूंद से घड़ा भरने की कोशिश है, जहां से भी थोड़ा बहुत हो सके। एक जी अच्छा जी। कदम है। और जो स्टार्टअप्स के लिए लेकिन रियायत दी है, जो उनके ऊपर रियायती टैक्स था उसका टाइम लिमिट एक्सटेंड किया है। तो हाँ देखिए, वो भी जरूरी था। उनको उनको क्या रियायत दी थी कि आप अगर आप 31 मार्च 2022 से पहले आपने आपकी स्टार्टअप खड़ी कर दी और बाकी कुछ कंडीशंस थी उनको आपने फुलफिल कर दिया, तो आपको 10 साल में से किसी भी 3 साल आप चुन सकते थे जिसमें आपको टैक्स नहीं भरना था। अब एक तो कोविड के चलते और देश के मतलब की इकोनॉमी की जरूरतों को समझते हुए कि स्टार्टअप कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही कदम है कि 1 साल और, मतलब कि अब 31 मार्च 2022 की जगह 31 मार्च 2023 तक भी अगर आप स्टार्टअप खड़ी करते हैं तो आपको आपकी चॉइस पे 10 में से किसी भी 3 साल आप टैक्स नहीं पे करेंगे। तो ये तो बिल्कुल सही कदम है। मैं तो चाहता था कि 1 साल की जगह 2-3 साल का एक्सटेंशन मिले। जी जी। तो कुल मिलाकर के इस बजट में जो टैक्सेशन के प्रावधान खास करके डायरेक्ट टैक्स के सिलसिले में किए गए हैं, तो अगर आपको मैं ये कहूँ कि 10 में से आप कितने नंबर देना चाहेंगे इस खास क्षेत्र में, वित्त मंत्री के आज पेश किए गए बजट को? देखिए, नंबर देने से पहले मैं एक चीज जरूर बोलना चाहूंगा, और ये जरूरी है थोड़ा समझने के लिए। जी अगर आप देखेंगे तो हर साल बजट जो है उसका और जो मतलब कि लोगों की अपेक्षाएं होती है वो तो ठीक है, इंसान समझता है। मगर जो रिफॉर्म का प्रोसेस और टैक्स रिफॉर्म का भी प्रोसेस अब सिर्फ बजट तक नहीं सीमित रहा। तो अगर आपने देखा होगा, कोविड के दौरान भी टैक्स लॉ में भी चेंजेस आए थे पिछले 2 साल में। तो जो पहली वाली कहानी थी कि सिर्फ साल में एक बार ही हाथ लगाएंगे इनकम टैक्स लॉ को, वो वाली कहानी नहीं रही। तो अगर आप इसको मतलब कि और ये थोड़ा ये बात जरूरी इसलिए है क्योंकि ये जो बजट है इसको अगर आप, मैं स्टैंड अलोन अकेले लेके अगर मुझे नंबर देने हो तो शायद मैं 6 या 7 दूं 10 में से। मगर अगर आप देखें कि एक प्रोसेस चल रहा है और जो बजट और जो इनकम टैक्स के चेंज अब ज्यादा तेजी से हो रहे हैं सिर्फ साल में एक बार, तो मैं अगर मैं उस कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो शायद मैं 7, 7.5 या 8 भी दूं, क्योंकि एज आई सेड ये अब बस एक सालाना इवेंट नहीं रहा जरूर जरूर। इनकम टैक्स में चेंज। तो बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को डायरेक्ट टैक्स से जुड़े हुए प्रावधानों के बारे में जानकारी देने और उसको एक्सप्लेन करने के लिए। हमारे साथ सभी मौजूद थे अभय शर्मा जी, जो थैंक यू। शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी में पार्टनर हैं। और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका फिर से एक बार धन्यवाद।
थैंक यू सो मच विप्लव जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। नमस्कार।